तभी एक परछाई रूम के अंदर आ जाती है। उस लड़की को बेड पर लेटे हुए देखकर वह गहरी सांस लेता है। तब तक उस लड़की की आंखें भी हल्की हल्की खुल चुकी थी। वो लड़की है धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को हल्का हल्का दबाने लगती है। रूम में देखती है तो चारों तरफ से हल्की हल्की रोशनी देखने लगती है। वह अपने सर को हल्के हल्के दबाते हुए, मैं तो एयरपोर्ट पर थी ना, फिर यहाँ कैसे? कृषि कहाँ पर है अब यह कौन सी जगह है? कहते हुए कृषि चारों तरफ देखने लगती है। उसे हल्की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। वह धीरे धीरे करके बेड से खड़ी होकर लाइट का स्विच ढूंढने लगती है। तभी उसे दरवाजे के साइड में लाइट का स्विच नजर आ जाता है। तो वह लाइट ऑन करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम सामने और कोई नहीं ध्रुव था, जो एक के ऊपर दूसरा पैर डाले सोफे पर बड़े आराम के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कृषि पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है और ध्रुव वहाँ पर क्या कर रहा है। कृषि हैरान के साथ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो एयरपोर्ट पर थी ना, तो फिर? कहते कहते कृषि याद करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वह वॉशरूम गई थी। उसके बाद उसे किसी ने बेहोश किया था और उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं पता था। वह यह सब सोच नहीं लगी थी कि तभी दो अपने दोनों पैर फैलाए बड़े आराम के साथ कृषि की तरफ देखकर, सिट ऑन माई लैप। व्हाट द फक, आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें यहाँ पर पूछ रही हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर आई हूँ और तुम मुझे अपनी गोद में बैठा रहे हो। मुझे पहले बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मेरा भाई कहाँ पर है? कृष इतना ही कह पाई थी कि तभी ध्रुव अपनी ठंडी आंखों से कृषि को देखकर अपनी सर्द आवाज में, सिट ऑन माई लैप। कृषि। उसकी सर्द आवाज सुनकर कृषि को गूज़बम्स फील होने लगते हैं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वह उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो जाती है कि तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सीधा कृषि उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वह अपना सर नीचे किया था क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ऊपर देखकर उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और यह ध्रुव महसूस भी कर रहा था। ध्रुव कृषि के चेन को पकड़कर उसे ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर, बेबी, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से कहीं जाने के लिए कहा था? हाँ। तो फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वह भी विदाउट माई परमिशन। दैट्स नॉट फेयर ना सिंडरेल, इट इज टू बैड। कहते कहते ध्रुव कृषि के गर्दन पर अपनी नोज को रख उसे रब करने लगता है, जिससे कृषि की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वह ध्रुव की बातों में साफ साफ अपने लिए जुनून, पागलपन और कुछ अजीब सा एहसास महसूस कर सकती थी। उसे अब बहुत ही डर लग रहा था। कृषि अपने थूक को अपने गले के नीचे घटक कर अपने मुंह से जैसे तैसे आवाज निकालकर, वह तरुण भाई ने मुझे जाने के लिए कहा था, तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए ही जा रही थी। और यह सब इतने अचानक से हुआ कि किसी को कुछ बताने को ही नहीं मिला। कृषि की बात पूरी होती उससे पहले ही उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, क्योंकि ध्रुव ने उसके गर्दन पर बाइट की हुई थी, जिससे उसे बहुत ही दर्द में सो रहा था। वह अपनी आंखें दर्द से बंद कर लेती हैं और ध्रुव के टी शर्ट को कस के पकड़ लेती हैं। वही ध्रुव अपनी दी हुई हिकी को देखता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसे देखकर वह अपनी टांग को निकालकर हिकी को लिक करते हुए अपनी गर्म सांसें कृषि के कंधे पर छोड़कर, ओह रियली? तो इसका मतलब तुमने अपने दोस्त को भी कॉल नहीं किया था, राइट? कहते हुए अपनी गर्दन को तेरे करके कृषि को देखने लगता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके चेहरे को देखकर और जोर से हंसने लगता है और उसकी ऐसी डरावनी हंसी सुनकर कृषि को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। कृषि अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर, तुम्हें कैसे पता चला? कहते कहते कृषि अपने लोअर लिप को बाइट करने लगती है।
Stop biting that fucking lips. Cause मैं हूं ना, जो तुम्हारे डेलीगेट सॉफ्ट लिप्स को ब्लडी रेड लिप्स बदल दूंगा। कहते हुए वह अपने अंगूठे से कृषि के होठों को सहलाने लगता है, जिसे महसूस करके कृषि अपनी डरी सहमी आंखों से प्लीज वाई कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। मुझे कुछ मत करो, सच कह रही हूं, कहते हुए अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसका ऐसे करने से ध्रुव अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बिना देर किए कृषि को सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कृषि अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके ध्रुव की आंखों में देखने लगती है। ध्रुव कृषि के बालों को उसके चेहरे के पीछे कर उसकी आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें पता है, जब मुझे यह पता चला कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हूं तो पता है मैं क्या कर रहा था? ध्रुव के ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन को देखकर कृषि डरी सहमी नजरों से अपना सर ना में हिला देती है। तो ध्रुव जोर जोर से हंसते हुए हाँ हाँ हाँ, तब मैं किसी को मर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका सर फोड़ दिया। ध्रुव कृषि को ऐसे बता रहा था कि जैसे उसके लिए यह कैजुअल मीन्स डेली रूटीन हो जो उसे वह बता रहा है। वही उसकी बात सुनकर कृषि के हाथ पैर पूरी तरह से सुन हो जाते हैं। अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते। कृषि की आंखों को देखकर दो अपनी गर्दन तेरे करके उसके गालों को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए, नो बेबी, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर सकता हूं, वह भी इस सिचुएशन में? वैसे भी तुम्हें उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरा गुस्सा उसने कंट्रोल कर दिया, तो पता है अगर मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता? ध्रुव की बात सुनकर कृषि अपनी गर्दन नाम है हिला देती है, तो ध्रुव उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट देखकर बिना देर किए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। ध्रुव की बात सुनकर कृषि अपनी गर्दन नाम है हिला देती है, तो ध्रुव उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट देखकर बिना देर किए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अगर देखा जाए तो यह किस का पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वह बार बार उसके लिप्स को बाइट भी तो कर रहा था, जिस से कृषि को दर्द हो रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिन्हें महसूस करके ध्रुव उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वही कृषि अपने दोनों हाथ अपने साइड में रखे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह भी कुछ भी नहीं करती, तभी वह महसूस करती है कि उसके गर्दन पर ध्रुव की गर्म उसकी गर्दन पर है, जिससे वह अपनी चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। ध्रुव कृषि के ऐसे करने से अपनी आंखें छोटी कर लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह से तीखी हो जाती है। वह कृषि के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर नाम देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं। वह कृषि को वैसे ही छोड़कर रूम के बने बालकनी की ओर चला जाता है। वही कृषि सोफे पर ही लेटी हुई थी, उसने 1 इंच भी खुद को हिलाया नहीं था, जैसे उसके अंदर उसकी जान ही नहीं हो। दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर दुआ अपने रूम में ऐसी ही बेड पर लेटी हुई थी। उसने ना ही कुछ खाया था, ना ही वह अपने कमरे से बाहर आ रही थी। जो भी खाना लाया गया था वही कॉफी टेबल पर रखा हुआ था और दुआ अपनी खाली नीली आंखों से सीलिंग को देख रही थी। इस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी है, पर और कोई था जो दुआ को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी वह किसी को कॉल कर देता है और वैसे ही अपनी ठंडी आंखों से दुआ को देखने लगता है। वही दुआ के रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिससे दुआ अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि कौन आया है। वही वह शख्स दुआ के रूम में आ जाता है, कॉफी टेबल पर खाना देखता है, तो वैसे ही वह अपने सर को दबाने लगता है और अपनी गर्दन को दाएं बाएं करने लगता है, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय उसके हाथों की मुठियां बनी हुई थी और उसकी हाथों की नसें साफ साफ देखी जा सकती थी। वह शख्स बिना देर किए दुआ की तरफ बढ़ जाता है
जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर बिना देर किए दुआ को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे दुआ 1 इंच भी हिलती नहीं है। वह शख्स उसे सोफे पर बैठाकर खुद उसके साइड में बैठ जाता है। इस समय दुआ अपनी आंखें खोली हुई थी। तभी उस शख्स खाने का एक बाइट दुआ के मुंह के सामने कर देता है, जिससे दुआ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। दवा कैसे करने से वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में, डोल फेज, अगर तुमने यह खाना नहीं खाया तो उसकी सजा किसी और को मिलेगी। वैसे भी मैं सोच रहा हूं कि एक नया फ्लावर पॉट तुम्हें गिफ्ट कर दूं, क्या कहती हूं, करूं या तुम खाना खाओगी? हुँ। उस शख्स की बात सुनकर दुआ को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। पूरा खाना खाने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, वह गहरी नींद में चली जाती है। उसको नींद में जाते हुए देखकर वह शख्स उसे बेड पर लेटा देता है। तभी फिर से रूम का दरवाजा खुल जाता है। वैसे ही लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होने के बाद दुआ के साइड में वह शख्स बैठ जाता है, और दरवाजे से आता हुआ शख्स एक नज़र उस शख्स की ग्रीन आई में देखने लगता है। फिर अपना सर हिलाकर दुआ के गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है, जिससे दुआ बेहोशी में ही हल्का सा दर्द भरा रहा उसके मुंह से निकल जाता है। वही दुआ को ऐसे दर्द में देखकर वह शख्स अपनी आंखें बंद करके सामने वाले शख्स को देखकर, ब्रू, यह कब खत्म होगा? सामने वाला शख्स दुआ को देखकर एक ठंडी आह भरकर, कल शाम को इसे लेकर क्लिनिक आना है, तुम्हें 5 डोज खत्म होने के बाद यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके बाद कहते कहते रुक जाता है, क्योंकि सामने वाले शख्स की डेडली ग्रीन आइज अब हद से ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी। वही वह शख्स इसके आगे कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। यही वह शख्स दुआ के गर्दन को देखता है। एक सांस लेकर फिर वहां पर एक मलहम लगाकर उसके गर्दन को सहलाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर वह भी वहां से चला जाता है। वह शख्स जब बाहर आता है तो स्टडी रूम के सामने जेफ को अपने हाथों में फाइल लिए खड़ा देखता है। उसकी तरफ बढ़ जाता है। जेफ शख्स को आते हुए देखता है तो स्टडी रूम का दरवाजा खोल देता है। वह शख्स स्टडी रूम के अंदर जाने के बाद पीछे पीछे जेफ भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राणा पैलेस में गुरु, तरुण और अभिजीत साथ ही साथ भूरा चारों ही राणा पैलेस में आ चुके थे। इस समय राणा पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। गुरु ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां पर काम पर लगवा दिया था। राणा पैलेस में वही मेंबर आते थे जो राणा पैलेस में रहते हैं। बाकी किसी को भी अंदर आने की परमिशन गुरु ने दी नहीं थी। वही गुरु जैसे ही हॉल में आता है, वैसे ही वह देखता है कल्याण जी, नीलिमा और कादंबरी तीनों ही हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। गुरु जैसे ही सोफे पर बैठा है तो कादंबरी एक सर्वेंट को हाथों से पानी लाने का इशारा कर देती है। वही गुरु के बैठने के बाद अभिजीत नीलिमा के साइड में बैठ जाता है और तरुण कादंबरी के साइड में। वही मेड पानी लाता है। तीनों ही पानी पीकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वही गुरु का तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने हाथों में मोबाइल लिए कुछ टाइप करता है। वही कल्याणी जी सभी गुरु को देखती तो कभी तरुण को उनके चेहरे पर सवाल साफ साफ देख रहे थे। वही गुरु बिना कल आने की तरफ देखकर, दादी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती है, आप ऐसे मन में मत रखिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुरु की इस बात पर कादंबरी एक नज़र नीलिमा जी की तरफ देखती है। फिर अपनी शांत आवाज में, गुरु मुझे यह जानना है कि अभी तक तुम्हारे साथ दुआ क्यों नहीं आई? वो कहाँ पर है यह तो हमें मालूम होना चाहिए। नीलिमा भी बहुत परेशान है और अभी तक तुमने उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। गुरु जो मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था, उस की उंगलियां रुक जाती है। वह शांत आंखों से एक नज़र नीलिमा को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट देता है, जिससे नीलिमा डर जाती है और जल्दी से अभिजीत का हाथ पकड़ लेती है। गुरु नीलिमा के ऐसे रिएक्शन पर अपना सर हिला देता है और एक नज़र अभिजीत को देखकर आंखों में ही कुछ इशारा करके कल्याणी की तरफ देखने लगता है।
जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखत जा सकती थी। गुरु अपने शांत आवाज में, दादी सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं है चेरी कहाँ पर है। जब हम स्विट्जरलैंड में थे तब उसका किडनैप हो गया और मैं यहाँ पर आ गया, और उसके बाद घर में सब प्रॉब्लम। इसकी वजह से कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि मेरी चेरी कहाँ पर है। गुरु के ऐसे नॉर्मल टोन को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। नीलिमा के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं गुरु की बात सुनकर। उसके चेहरे से आंसू आने लगते हैं। वह अभिजीत को एक नजर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं नीलिमा के जाने के बाद कल्याणी गहरी सांस लेकर सीरियस टोन में, गुरु हम सच जानना चाहते हैं कि आखिर दुआ के साथ हुआ क्या है, वह अभी तक आई क्यों नहीं। गुरु कल्याण जी की बात पर उनकी तरफ देखकर, दादी मैं जो कह रहा हूँ सच है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप तरुण से पूछ सकती हूँ। मैंने अपने सारे आदमियों को उसके पीछे लगवा दिया है, पर वहां से कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और आप तो जानती हो कि घर के हालात कैसे हैं, जिसकी वजह से मुझे कहीं पर भी जाने को नहीं मिल पा रहा है। जी सुनकर कल्याणी जी अपनी जगह से खड़ी होकर, गुरु आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। दुआ मेरी पोती और इस घर की बहू है। तुम समझ रहे हो, राणा परिवार की बहू है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। पूरी जिंदगी हम इसी गिल्ट में रहेंगे कि क्यों हमने हमारी मासूम बच्ची को बचाया नहीं। आखिर गुरु तुम इतनी शांत कैसे रह सकते हो। वह एक मासूम बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता है दुनिया के बारे में, और उसके साथ यह सब हो रहा है और अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है। कहाँ गया तुम्हारा पागलपन? कहाँ गया मेरा वो गुरु जिसके लिए उसकी दुआ उसका पागलपन है, उसका प्यार है? आखिर कहाँ पर है वो गुरु? कहते हुए कल्याणी गुस्से में उसे देखने लगती है। कादंबरी वही पानी का गिलास कल्याण की तरफ बढ़ा देती है और कल्याण जी को शांत करते हुए, माँ शांत हो जाइए, गुरु ने कुछ सोचा ही होगा ना, ऐसे ही तो वह कुछ करेगा नहीं। आप तो जानती है घर के सिचुएशन कैसी चल रही है, तो इसको भी टाइम मिलना चाहिए ना। वह बोल रहा है ना वह कुछ कर रहा है, वह जरूर कुछ ना कुछ करेगा। दुआ को वापस लाने में क्यों, सही कहा ना गुरु। कहते हुए कादंबरी गुरु को देखने लगती है। गुरु बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपना सर हिलाकर अपनी जगह से खड़ा होकर, दादी आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे मैं खुद दुआ को ढूंढने के लिए चला जाऊंगा। कहते हुए गुरु जाने ही वाला था कि तभी कादंबरी गुरु को रोकते हुए, गुरु कृषि कहाँ पर है? उसके बारे में मैंने घर से पूछो, किसी को भी पता नहीं कृषि कहाँ। पर मैंने उसे कॉल भी किया था। उसने कहा था वह एयरपोर्ट पर है, पर एयरपोर्ट वो तो हो नहीं है। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ पर है? कादंबरी इस बात पर वह अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, बुआ मैंने उसे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी भेज दिया है। यह सुनकर कादंबरी जल्दी से, पर वह तो एयरपोर्ट पर है ही नहीं तो वह बाहर कैसे जा सकती है? यह सुनकर तरुण अपनी जगह से खड़ा होकर, क्या कृषि एयरपोर्ट पर नहीं है? इसका मतलब क्या है? मैं खुद से एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया हूँ। उसे कुछ दिनों के लिए मैंने यूएस भेजा है मैंने तो फिर। वही गुरु कादंबरी की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके, आपको कैसे पता चला कि कृषि एयरपोर्ट पर नहीं है? जहां तक मुझे पता है हमारे तो आदमी गए थे, उन्हें कुछ नहीं पता और आपको पता है समथिंग स्ट्रेंज बुआ। यह सुनकर कादंबरी अपनी आंखें छोटी करके, गुरु मैंने कृषि को कॉल किया था, तब मैंने उससे बात किया था, तो उसका कॉल बीच में ही कट हुआ था, जिसकी वजह से मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि वह कहीं भी गई नहीं है। वह एयरपोर्ट से गायब हो चुकी है। अगर वह जाते तो मुझे जरूर कहते कि मैं जा रही हूँ करके, पर मुझे कुछ आदमियों की आवाजें भी सुनाई दी थी। इसी वजह से मैंने तुमसे इस बारे में बात करने के बारे में सोचा था, पर शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, जो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब सोचता रहता है। कहते हुए कादंबरी वहां से चले जाते हैं। वही कादंबरी के जाने के बाद गुरु एक नज़र तरुण को देखता है।
जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। गुरु सोचकर तरुण को आंखों से कुछ इशारा कर देता है और फिर भूरा को देखकर वहां से चला जाता है। वही तरुण गुरु के जाने के बाद कल्याणी जी को राणा जी के कमरे में छोड़कर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही भूरा सिक्योरिटी चेक करने के लिए बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है। वही गुरु अपने कमरे में खड़ा अपनी बालकनी से सिक्योरिटी को देख रहा था। इस समय उसके होठों में सिगरेट मौजूद थी, जिसके कश ले रहा था, और सामने भूरा बॉडीगार्ड्स को कुछ कह रहा था। उन सभी को देखकर गुरु अपने मोबाइल को निकालकर कुछ टाइप करता है, तो वही भूरा अपने मोबाइल को देखता है और फिर अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखकर वहां से चला जाता है। गुरु वही सिगरेट पीते हुए चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नजर एक जगह आकर रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना सर हिलाकर अंदर आ जाता है। फ्रेश होकर सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर पहले से ही तरुण और भूरा दोनों ही मौजूद थे। गुरु स्टडी रूम में आकर सीधा अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वही तरुण उसके सामने 2 फाइल आगे करता है। दोनों फाइल को पढ़ने के बाद गुरु एक एहसास लेकर, हाँ, सच कहा है किसी ने बाहर के नेवलों से ज्यादा घर के अंदर पाले हुए सांपों से ही खतरा होता है अक्सर इंसान को। अब आगे क्या? कहते हुए बहुत तरुण की तरफ देखता है। तरुण अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी तरफ देखकर जैसा कहा था वैसा हो चुका है। पर क्या भाई यह सब करना सही होगा? आप तो जानते हैं दादाजी की तबीयत कैसी है। फिर भी गुरु अपनी जगह से खड़ा होकर तरुण के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह तरुण के कंधे को थपथपाते हुए, तो तुम ही बताओ आगे क्या करें? क्या तुम चाहते हो कि कल को पाला हुआ सांप तुम्हें डसे या तुम्हारे पूरे परिवार को डसे से? बताओ। अगर वक्त रहते सही डिसीजन ना किया तो तुम खुद की मौत खुद के ही हाथों से लिखोगे। नाउ चॉइसेस। कहते हुए गुरु वहां से चला जाता है। वही भूरा भी एक नजर तरुण को देखकर वहां से चला जाता है। अब बचा है स्टडी रूम में तरुण, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो टेबल पर अपना सर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए था, जैसे वह बहुत ही दर्द में है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपने पेड़ के पॉकेट में डालकर वहां से सीधा चला जाता है। बाहर आकर अपनी बाइक खोलिए फुल स्पीड में राणा पैलेस से निकल जाता है। वही देखते देखते आज का पूरा दिन चला जाता है। इस समय राणा पैलेस में पूरी तरह से शांति थी। कोई कुछ नहीं कह रहा था। नीलिमा भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई हुई थी और अभी जितने भी दिमाग से कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट डे सी दूसरी तरफ विला। दुआ जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने शरीर में कुछ तो अलग अलग महसूस होने लगता है। वह अपने पूरे बॉडी को देखने लगती है, जहां पर उसे एक अजीब सा स्ट्रॉन्गेस्ट फील हो रहा था। दुआ खुद को देखने लगती है। वह अपनी जगह से खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके एक्सरसाइज करने लगती है। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो जल्दी से गायब भी हो जाती है। तभी सोनिया रूम के अंदर आ जाते हैं। वह दुआ को जगे हुए देखकर उसके पास आते हुए मुस्कुराकर, मिस जल्दी से रेडी हो जाऊं, बॉस आज तुम्हें कहीं ले जाना वाले हैं। सोनिया की बात सुनकर दुआ ना समझे में, कहीं जाना है मतलब क्या? कहीं यह सन कि मुझे यहां से आजाद तो करने वाला नहीं है ना? दुआ इस बात पर सोनिया अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। आज तुम्हें बॉस के साथ कहीं जाना है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। सोनिया के बाद पर दुआ ज्यादा कुछ ना बोलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वही सोनिया भी उसे वॉशरूम के दरवाजे पर कपड़े लिए खड़ी हो जाती है। वह दरवाजा नोक करती है, तो दुआ अपना हाथ बाहर निकालती है। सोनिया उसके हाथों में कपड़े देखकर मिरर के सामने खड़ी होकर उसके सामान को सही से लगाने में लग जाती है।
जो दुआ ने पूरी तरह से इधर उधर किए हुए थे। दुआ जैसे ही बाहर आते हैं तो खुद को देखकर एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती हैं। आज उसने एक लॉन्ग कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटनों से नीचे आ रहा था। उसमें वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वह मिरर के सामने आकर गोल गोल घूमते हुए, यह सही है? नहीं तो पहले वाले फ्रॉक्स मतलब सही। वह मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ कहना ही नहीं है। कहते हुए दुआ छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए खुद को देखने लगती है। वहीं सोनिया उसे मिरर के सामने चेयर पर बैठाकर उसका मेकअप करने लगती हैं। आज दुआ कर ज्यादा मेकअप तो उसने किया नहीं था। नॉर्मल मेकअप करके उसे अपने साथ रूम से बाहर ले जाने लगती है। जैसे ही दुआ रूम से बाहर आ जाती है तो वह एक फ्लावर पॉट को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। और यह बात सोनिया ने नोटिस कर लेते अपना सर हिला देती है। दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं तो दुआ सामने सोफे पर बैठे हुए शख्स को देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर आ जाती है। वह अपनी नज़र दूसरी तरफ फैल लेती है और डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं। जैसे ही दुआ डाइनिंग टेबल पर आती है तो उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर दुआ अपना सर हिला देती है और बिना उस शख्स का इंतजार किए अपना खाना खाने में लग जाती हैं। वही वह शख्स दुआ की इस हरकत को नोटिस कर देता है, पर वह दुआ को कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही दुआ के सामने वाली चेयर आकर बैठ जाता है। इस समय दुआ ने एक भी बार अपनी नजरें ऊपर करके सामने वाले शख्स को देखा था, क्योंकि कल जो हुआ था उसे याद करके दुआ की रूह तक कांप उठ चुकी थी और वह इसी वजह से सामने वाले शख्स से जितना हो सके उतना कम आई कांटेक्ट कर रही थी, जिससे वह और ना डरे और कल की बुरी यादें वह अपने ज़हन से निकाले। जब दोनों का डिनर कंप्लीट होता है तो वह शख्स दुआ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, डोल फेज, आई नो तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे, पर यह गुस्सा जरा संभाल कर रखना, आगे जाकर और भी बहुत काम आने वाला है। फिलहाल तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां पर तुम्हारी यादें तुम्हें वापस मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैं कौन हूं। कहते हुए बहुत दुआ की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, जिससे दुआ को एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। वह ज्यादा ध्यान ना देकर अपना सर नीचे कर लेती है। तभी वह शख्स दुआ के साइड में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। ले जाना यह अलग बात है, उसे खींच रहा था अपने साथ। वही दुआ भी ना चाहते हुए उसके साथ जा रही थी। वही पीछे खड़ा जेफ एक नज़र सोनिया को देखकर अपना सर हिला देता है और अपने मोबाइल को निकालकर कुछ टाइप करके वह भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। वही राणा पैलेस में डाइनिंग टेबल पर नीलिमा जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आकर अपने चेयर पर बैठी है तो गुरु के साइड वाली चेयर को खाली देखकर वह गहरी सांस लेती है। वह सिर्फ खाने को देख रहे थे, तभी यह बात अभिजीत नोटिस कर लेता है। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे नीलिम अपने हाथ पीछे कर लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। यह देखकर अभिजीत अपना सर हिला देता है। वही गुरु अपना खाना कंप्लीट कर रहा था। इस समय हर कोई उसे ही देख रहा था और यह बात गुरु नोटिस कर लेता है। वह अपना सर ऊपर करके बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, लगता है खाने से ज्यादा मैं टेस्टी लग रहा हूं आप सभी को, जो अपना खाना छोड़कर मुझे देख रहे हो। वैसे मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, पर आपको नहीं लगता कि आप सभी के ऐसे देखने से मुझे नजर लग जाएगी। यह सुनकर सभी अपना सर नीचे झुकाकर खाना खाने लगते हैं। वही कल्याणी जी एक नज़र गुरु को देखती है, फिर अपनी जगह से खड़ी होने ही वाली थी कि गुरु अपनी प्लेट पर जोर से चम्मच मारकर, दादी आपकी प्लेट मुझे भरी हुई दिख रही है, लगता है खाना गले के नीचे जा नहीं रहा है आपके। क्या चाहती हो, क्या आपकी बहू को ढूंढने के लिए जो आदमी मैंने भेजे हैं उन्हें वापस बुलाओ?
और क्यों ना इस घर में एक नई बहू लाऊं, क्या कहते हो? यह सुनकर सभी हैरान ऐसे गुरु को देखने लगते हैं। वही कल्याणी जी जो अपनी जगह से खड़ी होने वाली थी, वह अपनी जगह पर बैठकर गुरु को अपनी तीखी नजरों से देखने लगती है। पर गुरु सिर्फ मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। वही नीलिमा यह सब देख रही थी। उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर गुरु ऐसे अजीब से बर्ताव से उसे डर भी तो लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि शायद गुरु दुआ को बचा लेगा, पर उसका मन कह रहा था कि शायद से गुरु के अंदर का पागलपन अब दुआ के लिए खत्म हो चुका है। इसी वजह से वह दुआ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके दिमाग में आते ही उनका दिल जलन लगता है। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद उस समय वह कुछ भी करके दुआ को गुरु की जिंदगी से दूर करना चाहिए था। जब सभी का खाना कंप्लीट हो जाता है और गुरु जैसे ही डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी नीलिमा जी अपने दोनों हाथ टेबल पर मारकर गुस्से भरी आवाज में, गुरु आखिर मेरी बेटी है कहाँ पर? मुझे जानना है कि दुआ के साथ हुआ क्या है। मेरी मासूम से बच्चे तुम्हारे साथ गई थी ना? तुमने ही तो कहा था कि हमसे ज्यादा तुम ही उसकी फिक्र है। तो फिर मेरी बेटी है कहाँ पर? क्या किया है उसके साथ तुमने? नीलिमा के इस सवाल को सुनकर गुरु जो जा रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए, ठीक अब नहीं है। अब मेरा मन कुछ और करने का कर रहा है इन लॉ। और वैसे भी जहां तक मुझे पता है वह आपकी तो बेटी नहीं थी। इस वजह से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी जिंदगी तो आराम के साथ जा ही रही है, कुछ कमी पड़े तो चाचू तो है। कहते हुए मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वही गुरु की बात सुनकर नीलिमा चेयर पर बैठ जाती है। वह गुस्से में अभिजीत की तरफ देखकर चिल्लाते हुए, तुम ही ने कहा था ना कि गुरु दुआ के लिए बहुत अच्छा है। उससे बेहतर कोई नहीं है दुआ के लिए। तो फिर यह सब क्या है? मेरी बेटी यहां पर गायब हो चुकी है और यह गुरु है जिसे कुछ पड़ी नहीं है। उसकी बीवी है दुआ। फिर भी उसके चेहरे पर मुझे परेशानी की एक लकीर भी नहीं दिख रही है। और तुम कह रहे हो कि गुरु दुआ के लिए सब कुछ करेगा। तो अब बताओ वह गुरु कहाँ पर है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। यह तो गुरु मेरी बेटी गायब हो चुकी है और दूसरी बीवी लाने के बारे में बात कर रहा है। तो अब ये कौन सा गुरु है? यह भी तो मुझे बताओ। कहते हुए नीलिमा गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं अभिजीत अपने सर को अपने हाथों में रखकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी कादम्बरी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए, तुम जाकर नीलिमा से बात करो। मैं गुरु कर देखती हूँ। उससे बात करती हूँ। देखती हूँ आखिर गुरु यह सब क्यों कर रहा है। फिलहाल तुम नीलिमा के पास चले जाओ। उसे बहुत जरूरत है तुम्हारी। अभिजीत। यह सुनकर अभिजीत अपना सर हिलाकर वहां से एक नजर हॉल में खड़े गुरु को देखता है, फिर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही कादम्बरी गुरु के पास आकर, आखिर गुरु यह सब हो क्या रहा है? तुम कुछ बता भी नहीं रहे हो कि दुआ के साथ क्या हुआ है और कृषि कहाँ पर है? गुरु कादम्बरी को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी ठंडी आवाज, बुआ मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और वैसे भी मेरे पास इन पर टाइम वेस्ट करने के अलावा बहुत सारे काम बाकी है जो मुझे करने जरूरी है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। कहते हुए गुरु वहां से चला जाता है। वही उसके पीछे पीछे तरुण भी अपना सर हिला देता है। वही राणा विला के टेरेस पर कोने में कोई अंधेरे में छुपा अपने मोबाइल को निकालता है। सामने से कॉल अटेंड होता है। सामने वाला अपने ठंडी आवाज में, राणा परिवार में क्या चल रहा है? आखिर गुरु करना क्या चाहता है? कुछ पता चला? मिस्टीरियस पर्सन एक गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या करना चाहता है गुरु। उसने कृषि को भी कहीं गायब करवा दिया है या कुछ और है? क्योंकि उसे भी कृषि के बारे में कुछ नहीं पता है।
ना ही दुआ के बारे में। समझ नहीं आ रहा है कि गुरु के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सामने वाला एक गहरी सांस लेकर, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, गुरु की प्यारी मासूम बीवी इस समय 2 जुड़वा शैतान भाइयों के बीच फंसी पड़ी है, जो एक साइंटिस्ट से और दूसरा पागल, दोनों ही बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि गुरु अपनी प्यारी सी बीवी को बचा पाएगा। यह सुनकर मिस्टीरियस पर्सन मुस्कुराते हुए, मुझे भी शायद यही लग रहा है, क्योंकि उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे बस अपने बिजनेस के ही पड़ी हुई है। तुमने तो देखा ही होगा उसने कैसे चालाकी से राणा की जगह को नायक को देते देते अभिजीत को दिला दिया, वह भी बिना नायक को समझे। सामने वाला मुस्कुराते हुए, इसी वजह से तो दुनिया गुरु को मौत का सौदागर कहती है। पर इतने साल हो गए, अभी भी गुरु के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। पर अभी यह आखिरी समय है गुरु का। राणा परिवार की बर्बादी तो मैं करके ही रहूंगा, और उनकी बर्बादी भी शुरू हो चुकी है। मैंने 2 आदमियों को भेजे हैं, अब तुम्हें उन्हें अंदर कैसे लाना है यह बताने की जरूरत तो नहीं है ना। यह सुन मिस्टीरियस पर्सन मुस्कुराते हुए, तुम्हें लगता है इसकी जरूरत है, पर याद रहे सोच समझकर ही उन्हें भेजना। गुरु ने जो सिक्योरिटी रखी है वह कोई मामूली थी बिल्कुल नहीं है। इस पर सामने वाला बस मुस्कुरा देता है। वही मिस्टीरियस पर्सन कॉल कट करके अंधेरे में कहीं गायब सा हो जाता है। वही दूसरी तरफ कार में दुआ इस समय शांत बैठी हुई थी, वह बस सामने का नजारा देख रहे थे, और वही उसके साइड में बैठा शख्स, वह दुआ को देखता तो कभी बाहर का नजारा नागौर से उस जगह को देख रही थी। कार अब जंगलों के रास्ते में आ चुकी थी। दोनों साइड बड़े बड़े पेड़, जानवरों की आवाज जैसे वह किसी बड़े से जंगल में आ गई हूं। दुआ को यह देखकर बहुत ही अजीब लगता है, पर वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उसने सोच लिया था जो होगा वह देखा जाएगा। कार रुक जाती है, वैसे ही दुआ अपनी आंखें खोल देती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर आकर सामने का नजारा देती है, तो एक पल के लिए तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। सामने एक खंडहर जैसे जगह थी, जिसका मतलब एक जला हुआ घर हो सकता है, क्योंकि बाहर से वैसे ही दिख रहा था, पर वह बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर दुआ एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। तभी वह अपने कंधे पर उस शख्स की गर्म सांसें महसूस करती हैं, तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। वही वह शख्स मुस्कुराते हुए, डॉल फेस, यू आर स्कैर्ड एंड नो आई एम नॉट, कहते हुए दुआ गहरी सांस लेती है। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। वही वह शख्स दुआ की इस बात पर मुस्कुराने लगता है। बस कुछ वक्त उसके बाद तुम्हें डर के साथ कुछ और भी महसूस होने वाला है, कहते हुए वो उसे आंख मार के क्रीपी स्माइल देखकर वहां से दुआ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही उस सनराइज बंगला क्या कुछ और उसके अंदर जैसे ही दुआ अपना कदम रखती है, तो वहां पर उसे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स अपना सर झुकाए खड़े दिखते हैं, जो एक लाइन से खड़े हुए थे। यह देखकर दुआ और भी हैरान हो जाती है। वही वह शख्स दुआ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वह एक जगह से होकर सीढ़ियां चढ़कर एक रूम के सामने खड़ा कर देता है। वह एक गहरी सांस लेता है। तभी एक ब्लैक कपड़े पहने आदमी रूम खोल देता है, जिससे दुआ और भी हैरान हो जाती है। वही वह शख्स दुआ को अपने साथ अंदर लाकर एक चेयर पर बैठा कर, जैसे ही दुआ चेयर पर बैठी है, वैसे ही उसके हाथ और पैर दोनों ही उस चेयर के बने हैंडकफ्स, जो किसी डिवाइस से कनेक्टेड है, वह उसके हाथ और पैरों को बांध देते हैं, जिससे दुआ हिल भी नहीं पा रही थी और वह और भी हैरान हो रही थी। वह सामने वाले शख्स को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी भरी आवाज में, तुम यह सब क्या कर रहे हो? और मेरे हाथ पर क्यों बांधे हैं? आखिर मुझे यहां पर लाया किस लिए है? यह तो मुझे बताओ ना। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी यादों के साथ तुम्हें ठीक करने के लिए। तुम जो भूली हो उसे याद भी करना जरूरी है कि नहीं?
नहीं तो तुम्हारे बहुत दोस्त जब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आखिर वह तुम्हारे ही तो साथ है। पर बदकिस्मती देख उनकी कैसी, उन्हें तुमसे जल्दी इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। पर डोंट वरी, वह कैसे इस बेरहम दुनिया से गए यह तुम्हें बहुत जल्दी याद आने वाला है। कहते कहते वहां पर एक जोर शोर की हंसी सुनाई देती है। उसी को सुनकर दुआ के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर साफ साफ देख रहा था। वह शख्स जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहां पर ब्लैक कपड़े पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन्हीं के ही साथ जेफ अपना सर झुका है। उस शख्स के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह ब्लैक कलर के बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में एक बेड लिए दुआ के सामने वाले टेबल पर रख देते हैं, जिससे दुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह गौर से उस कमरे को देखती है जहां पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी और साथ ही साथ वह कमरा दिखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे साइंटिस्ट यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। ब्लैक कलर के बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह लिए अपना सर झुका लेते हैं और 5 शख्स वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही दुआ सामने वाले शख्स को देखते हैं तो उसकी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आने लगते हैं। दुआ अपनी लड़खड़ाकी आवाज में, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूं? तुम दोनों एक शक्ल के एक जैसे हैं, पर तुम्हारी आंखें तुम और मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम लोगों का किया क्या है? सामने वाले शख्स दोनों एक ही चेहरे के होते हैं, बस फर्क इतना है कि दोनों की आंखों का कलर अलग है। जहां पर उस शख्स की आंखें ग्रीन आइज है तो वहीं दूसरे वाले शख्स की आंखें रेड आइज है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रेड आइज वाला शख्स जो डॉक्टर है वह मुस्कुराते हुए दुआ के सामने खड़ा होकर, तुमने कुछ नहीं किया है माय लव, तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वह जेनेटिक की नहीं मिले हैं मुझे, जो मैं डालना चाहता था। मुझे तुम्हें वह बनना था जो एक शैतान को भी अपनी मुट्ठी में रख ले। पर तुम तो एक मासूम डॉल बन गई हो। पर देखो तुम्हारी खूबसूरती, जिस खूबसूरती के लिए लोग मर रहे, मैंने तुम्हें वो खूबसूरती दिया है। तुम्हारे चेहरे की स्किन, तुम्हारी पूरी बॉडी अगर इतनी खूबसूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उस शख्स की अजीब बातें सुनकर दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके अपनी नीली आंखों में आंसू लिए अपने कांपते हुए आवाज में, तो इसका मतलब तुमने क्या किया है मेरे साथ? और तुम हो कौन? और तुम दोनों, आखिर यह सब क्या है? वह शख्स दुआ के गोलों को थपथपाते हुए उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करके, दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट जैन माणिक जेके, फिर ग्रीन वाले शख्स की तरफ देखकर, और यह तुम्हारे पीछे पागल मेरा छोटा भाई एनी माणिके के। हम दोनों भाई भी तुम्हारे पीछे पागल हैं। क्यों? क्योंकि तुम हमारी सबसे कीमती जो चीज हो। पर मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझसे मेरी पूरी पोजीशन छीन ली। क्यों? क्योंकि बस मैंने उन 10 लड़कियों को मार डाला था। पर एक साइंटिस्ट को किसी की तो बलि चढ़ाने पड़ती ही है ना, तब जाकर 10 लोगों का भला होता है। पर नहीं, वह गवर्नमेंट इतनी पागल है कि उन्होंने मेरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को बंद ही कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें पूरे 7 साल एक ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहां पर हमारा जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एक गलती ने हम सभी को बर्बाद कर दिया था। क्या जरूरत थी वहां से भागकर पुलिस ऑफिसर को हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने की? खुद तो आजाद हो गई पर अपने दोस्तों की बलि चढ़ा दी तुमने। कहते कहते वह जेके जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, पर उसकी आंखों में दुआ के लिए नफरत, पागलपन साफ साफ दिख रहा था। जेके की ऐसी भयानक हंसी को सुनकर दुआ की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था।
दुआ अपने आंखों में आंसू लिए रोते हुए, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सच में तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम हो कौन? मैंने क्या किया है तुम्हारा? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं वह लड़की नहीं हो सकती ना मैं? वो कोई और होगी। तुम गलत समझ रहे हो। कहते कहते दुआ के नाक से खून आने लगता है, जिसे देखकर दुआ और भी हैरानी हो जाती है। वह उस खून को देखकर कांपने लगती है। तभी उसे अपनी कमर और अपने सीने में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल अभी बाहर ही आने वाला है, जिससे दुआ दर्द चीखने लगती है। तभी वह जे के दुआ के चेहरे पर लगे खून को देखकर मुस्कुराते हुए, डोंट वरी माई लव। तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा कि तुम कौन हो। तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? पर शायद से तुम्हें दर्द हो रहा है ना? अब इसे सही भी मैं कर लूंगा। पर उससे पहले तुम्हारी यादें तुम्हें वापस देनी चाहिए कि नहीं, आखिर वह भी तो दर्दनाक होगा। कहते हुए जेके उस लड़की की तरफ देखकर लाया जेके की तरफ देखकर अपना सर हिला देती है और एक बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है, तो वह उस बैग को खोल देता है, जिससे लाया एक इंजेक्शन बाहर निकाल देते हैं और दुआ के सामने खड़ी हो जाती है। दुआ जैसे ही उसे देखती है तो दर्द में और चीखने लगती है। तभी लाया दुआ के हाथों में वो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे दुआ अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वह इंजेक्शन लगाने के बाद दुआ के सर में दर्द होने लगता है। उसे कुछ याद है, जैसे कि किसी की चिल्लाने की आवाज, किसी के दर्द से भीख मांगने की आवाज, ऐसी बहुत सारी दर्दनाक आवाज से उसके कानों में सुनाई देती, जिससे उसे और भी दर्द होने लगता है। उसके मुंह के अंदर से खून आने लगता है। वही जे के सामने वाली चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले बैठ जाता है। फिर एक की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए, डोंट वरी छोटे, मरेगी नहीं। तू बैठ। तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा। आखिर तुम्हारे फेवरेट टॉय को जो मैं दर्द दे रहा हूं। यह सुनकर एके जेके के बाजू में बैठकर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर, आखिर कब तक डॉल फेस का दर्द कम होगा? देख रहे हो कितना खून बह रहा है उसे? क्यों बुरा लग रहा है? उसके मुंह से खून बह रहा है तो? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यह खून मेरे वजह से जो नहीं बह रहा है। अगर मेरी डॉल फेस को चोट भी लगी तो वह सिर्फ मेरी वजह से ही लगनी चाहिए। वह रोए भी तो मेरी वजह से, चाहे वह हंस भी तो मेरी वजह से। और अब तो उसका इतना सारा खून बह रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और की वजह से उसका खून बहते हुए देख सकता हूं? कहते हुए पागलों की तरह दुआ को देखने लगता है। उसकी बातें और उसका चेहरा दोनों एक अजीब तरह से देख रहा था, जैसे उसके चेहरे को देखकर एक क्रीपी वाइब महसूस हो रही हूं। वही एक साइड खड़ा जेफ अपने मोबाइल को निकालकर कुछ टाइप करता है और जल्दी से बिना किसी की नजर में आए उस मोबाइल को अपनी जेब में डाल देता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने देखने लगता है। वही जेके मुस्कुराते हुए दुआ की तरफ देखकर, क्या कुछ याद आए? 3 दोस्त जिनके दोस्ती बहुत गहरे थी, अपने दोस्त के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। जंगल में खेलते खेलते एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां पर उन्हें एक शैतान मिल गया। पर इन दोस्तों में एक खूबसूरत परी थी, जो उस चेतन को पसंद आ गई और उसे अपनी कैद में कर लिया। पर वह दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। वह दोनों तो अपनी दोस्त को बचाते बचाते उस एक्सपेरिमेंट में खुद को मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच जाओगी। समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम कैसे बच गई? जो भी कहो, इतने साल तक जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। पर तुम्हारा जो दर्द जो शुरू हो रहा था, वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आखिर मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम्हें जान से मार दूं। आखिर हम दोनों भाइयों के बीच में तुम्हारे लिए पागलपन है, वह खत्म हो जाएगा। वैसे तुम्हें जानकर बहुत खुशी होने वाली है, अब तुम्हें अलग जिंदगी जीने वाली हूं। पर पहले तुम्हें जिंदा रखना होगा, नहीं तो मेरा भाई पागल हो जाएगा और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं।
कहते हुए जेके दुआ को देखने लगता है, जिसके पूरे चेहरे पर दर्द दिख रहा था। उसके नाक से खून बहते जा रहा था। उसने अपने हाथों की मुठियां बनाई थी। वह चिल्लाते हुए, आखिर वह क्या है? दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ दो मुझे। क्यों यह चीखें सुनाई दे रही हैं? आखिर कौन है वह लोग? तुम लोगों ने क्यों जलाया उन लोगों को? कौन है वह बच्चे? कहते कहते दुआ दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी जेके अपनी जगह से खड़ा होकर दुआ के पास जाकर उसके बालों को पकड़कर, लगता है तुम्हें याद नहीं आ रहा है। पर कोई नहीं, फिलहाल तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें आज तुम्हारा 5 डोज नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। कहते हुए जेके अपना हाथ आगे कर लेता है तो लाया अपनी कोट से एक बॉक्स निकाल देती है। उस बॉक्स को निकालने के बाद वह उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर जेके के हाथ में दे देते हैं। जेके उस इंजेक्शन को दुआ के गर्दन में लगाकर उसके बालों को छोड़कर अपनी ठंडी आवाज में मुस्कुराते हुए, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब तुम पूरी जिंदगी जी पाओगे। तुम्हारा जो दर्द है वह खत्म होगा। अब तुम आजाद हो सिर्फ अपनी दर्द से। पर हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं माय लव। कहते हुए जेके मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर एके भी मुस्कुराते हुए, फाइनली डॉल फेस, तुम ठीक हो गई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं आजाद कर सकता है। अब तुम हमारी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। कहते हुए एके जोर जोर से हंसने लगता है और दुआ को बड़े अजीब नजरों से देख नहीं लगता है। वही जेके अपने भाई को देकर अपना सर हिला देता है। वह दुआ को देखता है जो आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। फिर उसके सामने खड़े 3 साइंटिस्ट को देखने लगता है। तब उसके कानों में, डॉक्टर तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। आवाज सुनते हैं, वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे जेके अपना सर पीछे करके देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने उसकी जो मशीन थी वह ब्लास्ट हो चुकी थी और दुआ जिसके हाथ पैर पूरी तरह से खुल चुके थे, उसने एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने जेके को देख रही थी। इस समय उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा शांत हो चुकी थी। जेके दुआ को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है। फिर अपने आदमियों की तरफ देखता है जिन्होंने उसके भाई उसके ऊपर और साथ ही साथ लाया और जेफ के ऊपर गन रखी हुई थी। जेके हैरानी के साथ पहले तो दुआ को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए, मतलब तुम्हें सब कुछ पता था माय लव? सब कुछ? तो फिर यह खेल क्यों खेला? जेके की बात पर दुआ अपनी आंखें बंद किए एक गहरी सांस लेती है, पर अपनी जगह से वह 1 इंच भी हिलती नहीं है। वह वहीं पर बैठे मुस्कुराते हुए, तुम्हारे एंटीडोट के लिए। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं है? जब तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था तब तुमने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया था। कुछ याद आया? जेके दुआ की इस बात पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शॉकिंग एक्सप्रेशन, मतलब हाँ, मुझे सब कुछ पता था। जिस दिन तुमने मुझे अरे दोस्तों से अलग किया था उसी दिन मुझे लगा कुछ तो अलग है। जब तुमने मुझे इंजेक्शन दिया था तब मैं बेहोशी की हालत में नहीं थी। मैंने वह दवाई खाई नहीं थी जिसकी वजह से मैं बेहोश नहीं हुई थी। मुझे डर लगा था कि तुमने आखिर मुझे इंजेक्शन क्यों दिया है। फिर मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारे कमेंट के बारे में जाना समझा, तो मैं 10 साल के बाद खुद ही मर जाऊंगी। इसी वजह से मैं शांत रही। मैंने सोचा कि पहले तुम जो चाहते हो वह तुम्हें करने देती हूं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और तुम्हारी क्रूएलनेस देखती गई, वैसे वैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ती गई। तुम जैसे एक्सपेरिमेंट करने लगे वैसे वैसे मुझे दर्द होने लगा। पर तुमने हद तो तब कर ली जब मेरे दोनों दोस्तों को मेरे आंखों के सामने ही मार डाला। वह भी तुम्हारे उस ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जो तुम्हें पता ही नहीं था कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होने वाला है।
उन दोनों को तुमने इतनी बेरहमी से मारा कि उनके कंकाल तक नहीं बचे। तुमने उसकी बॉडी को मेरे सामने जला दिया, वह भी तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट के लिए। उसी वक्त मैं सोचा कि मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर तुम दोनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम दोनों ही वहां से भाग चले गए, जिससे सब कुछ बदल गया। मैंने तुम्हें 5 सालों में कहां कहां ढूंढा, बहुत जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर नहीं। आखिरकार मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा जहां पर 2 रास्ते थे, या तुम्हें मारकर मैं मरूंगी या अकेले मर जाऊंगी। पर सोचा कि मेरे दोस्त जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद को उस एक्सपेरिमेंट के लिए आगे कर दिया, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो मैंने गुरु राणा के साथ शादी कर ली। मुझे पता था कि अगर यह शादी मैंने कर ली तो बहुत कुछ होगा, और हुआ भी वैसे ही। न्यूज़ में मैं जैसे ही आ गई, तुम दोनों की नज़रें मुझ पर आ गई थी, और इसी के साथ तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती गई। और अब तुम जैसे चाहते थे वैसे तुम्हें खेलने दिया। पर तुम जो खेल रहे थे वह खेल मैंने ही खेला था। तुम लोगों की वजह से मुझे सब कुछ गंवाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। कहते कहते हैं दुआ की आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगती हैं। जेके दुआ की इस बात पर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगा ही था कि तुम कभी नहीं भूलोगी। पर तुम्हारी एक्टिंग ने मुझे सच में पागल कर दिया, कुछ समझ नहीं दिया। सच में कैसे पागल बना दिया तुमने। सभी को मानना पड़ेगा मेरे एक्सपेरिमेंट को तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। यह सुनकर गुस्से भरी आवाज में, शुक्रिया दा फक ऑफ रास्कल। फिर दुआ मुस्कुराते हुए एके की तरफ देखती है, जो उसे ही अपनी गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखकर वह हंसते हुए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें देखकर डर गई? तुम यह सोच भी कैसे सकते हो? जब पहली बार तुम मिले थी तब मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों की याद आने लगी, जिसे मुझे और भी दर्द होने लगा। पर एक बात की खुशी थी कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मेरे पैनिक अटैक को तुमने खुद के डर को समझ लिया। यह बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता था कि तुम पागल हो, पर अब पता चला कि तुम किस लेवल के पागल हो। तुम्हारे भाई को दूसरों के दिमाग उनके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि तुम्हारे दिमाग का कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता तो अभी तक एक अच्छी सी लाइफ जी लेते। पर नहीं, अपने साइंटिस्ट भाई इसके साथ मिलकर तुम भी पागलपन करने लगे, और इस पागलपन का शिकार हुए मासूम लड़कियां जिनसे तुम जानवरों के बच्चे पैदा करने वाले थे। सच में तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करने में? कहते हुए दुआ गुस्से में आग बबूला होने लगे। उसे आज पहली बार इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी। दुआ एक सांस लेकर उन आदमियों की तरफ देखने लगती है। वह आदमी अपना सर हिला देते हैं और सभी के ऊपर गन ताने खड़े हो जाते हैं। तभी दुआ को कुछ याद आ जाता है। वह जेके की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, जहां तक मुझे पता था कि तुमने 3 प्रेग्नेंट औरतों को अपने पास रखा था, उनमें से 2 को तुमने मार दिया, पर तीसरी जिंदा है, या तुमने उसे भी मार दिया। जहां तक यह तुम्हारा लैब है, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे, और बहुत सारे लोग जिंदा यहां पर तुमने छुपाए हैं। अब सीधे सीधे बताओ कि वह लोग कहां पर हैं? अगर कुछ भी होशियारी की तो यह मासूम सी लड़की कभी भी तुम्हें मारने में पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि दुआ ने वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वह मासूमों को बचा कर ही रहेगी, तुम जैसे 2 शैतानों से। यह सुनकर जेके जोर जोर से हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है इन आदमियों को यहां पर लाकर तुम मुझे धमका दोगी और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा? तुम मेरे सामने एक बच्ची हो, हम दोनों के बीच 15 साल का गैप है। मैंने तुम्हें क्या लव कह दिया? तुम तो मुझसे बड़ी बनती जा रही हो। That's not fair my love। तुम चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पाओगी। वह ऐसी जगह पर है जहां पर रोशनी की एक किरण तक नहीं आती है, ना ही लोगों के बीच उनका कोई कनेक्शन है। उन्हें मैंने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज दिया है।
यह सुनकर दुआ अपनी जगह से खड़ी होने वाली थी। उसकी कमर दर्द करने लगती है। वह फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसे ऐसी हालत में देखकर जेके मुस्कुराते हुए, 1 घंटे तक तुम हिल नहीं पाओगे। तुम्हारी आधी से ज्यादा बॉडी और पैरालाइज हो चुकी हैं। और अगर तुमने उठने की कोशिश भी की तो तुम्हारे कमर में दर्द होना शुरू होगा, जो तुम सह नहीं पाओगी लव। यह सुनकर दुआ गुस्से में चिल्लाते हुए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ूंगी? तुम्हें छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले मुझे उन बच्चों को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैंने यहाँ का रास्ता ऐसे ही नहीं चुना है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस किस हद तक जा सकते हो, और उन बच्चों को हो ना हो तुमने यही कहीं छुपाया होगा। उन्हें तो मैं ढूंढ कर रहूंगी, पर उससे पहले मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जेके एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता है, वह आदमी गन को उसके सर पर रख देता है, जिन्हें देख जेके गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। सच में तुमने अपने बॉडीगार्ड्स तो अच्छी रखनी चाहिए थी ना। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड बॉडीगार्ड नहीं है। अगर तुम्हें इतना अच्छा प्लान बनाया था तो बॉडीगार्ड्स तुम मुझसे ले लेती, मैं तुम्हें दे देता। वैसे भी तुमने इतना बड़ा धोखा जो दिया है और इतना अच्छा खेल खेला है, तो तुम्हें इसके बदले गिफ्ट तो देना चाहिए था। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है कि तभी उसके हाथों पर एक गन शॉट होता है और उस रूम में कोई आ जाता है, जो अपनी ठंडी आवाज में चेरी दुआ की आवाज सुनकर पूरी तरह से सुन हो जाते हैं। वह धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी करती है, तो सामने गुरु को इतने दिनों बाद देखकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक अलग सी सुकून और चमक दोनों ही दिखने लगता है गुरु की आंखों को देखकर। वही जेफ जिसने जेके के हाथ को शूट किया था, वह गुरु के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर एके जो इतनी देर से शांत था, वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह गुस्से भरी आवाज में, जेफ यह सब क्या है और तुम इस गुरु राणा के पीछे क्या कर रहे हो? गुरु जो सभी की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करके दुआ की तरफ बढ़ रहा था, वह एके बात सुनकर तो हंसने लगता है। उसकी हंसी वहां खड़े हर एक लोगों को एक डरा रही थी। यहां तक कि ट्विन्स ब्रदर भी डर रहे थे, जो कभी किसी से डरते नहीं थे। आज उन्हें भी गुरु को देखकर उसमें से मर्डरर वाइब आ रही थी, जो उनके चेहरे पर पसीना साफ साफ ला रही थी। गुरु दुआ के चेहरे को देखता है, फिर अपने रुमाल से उसके चेहरे पर जो खून लगा हुआ था उसको पूछते हुए अपने ठंडी आवाज में, तुम्हारी इस मासूम से चेहरे पर खून के धब्बे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगाते चेरी। कहते हुए वह अपनी रुमाल को निकालकर दुआ के चेहरे को साफ करने लगता है, जिसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु यहाँ पर कैसे? क्या गुरु को सब कुछ पता था, पर कैसे? अगर पता था तो इतने दिन वह शांत क्यों बैठा? यही सवाल दुआ के मन में चल रहे थे। दुआ अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी शांत आवाज में, आप यहाँ कैसे हैं? और आपको इस बारे में कैसे पता चला? गुरु दुआ के इस सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर दुआ अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि चेरी थोड़ा सब्र करो, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चला। वही दुआ के चेहरे पर के खून को साफ करने के बाद वह दुआ के रेड सॉफ्ट लिप्स पर अपने हर्ष लिप्स रखकर उसे किस करता है, जिससे दुआ हैरानी से अपनी आंखें खोलकर बड़ी बड़ी करके गुरु को देखने लगती है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। 2 सेकंड के बाद दुआ से अलग होकर अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए, आई मिस योर टेस्ट एंड दैट सॉफ्ट लिप्स ऑफ योर चेरी, कहते हुए गुरु मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में जो सॉफ्टनेस थी वो डार्कनेस नए भर जाती है। वह अपनी ठंडी आंखों से चारों तरफ देखने लगता है। तब तक तरुण भी आ चुका था। वह दुआ को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है
और बिना देर किए दुआ के पास चला जाता है। वह उसके पीछे खड़ा हो जाता है तो दुआ उसे देखकर अपना सर हिलाकर सब कुछ ठीक है का इशारा कर देता है, जिससे दुआ सिर्फ अपना सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उसे पता था कि इसके आगे गुरु खुद हैंडल कर लेगा। वही गुरु एक नज़र जेके को देखकर फिर अपने कदम एके की तरफ ले जाता है, जिससे एके को एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। ना जाने क्यों आज पहली बार उसकी ग्रीन आइज में हद से ज्यादा डर दिख रहा था। गुरु का प्रेजेंस उसे डार्कनेस की ओर ले जाता हुआ महसूस हो रहा था। वही गुरु एके के बेहद पास चला जाता है। वह उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ा होकर अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उसे देखने लगता है। गुरु की अंब आई में अब हद से ज्यादा कोल्डनेस भरी हुई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो एके सांस लेना ही भूल जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी में से इतनी क्रीपी स्ट्रॉन्ग वाइब फील कर रहा हो। उसकी नजरें खुद ब खुद नीचे हो जाती है। यह देखकर गुरु जोर से हंसते हुए, क्या बात है जेफ, तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉस पागल है, बहुत ही खतरनाक है, वह मुझे हरा देगा। तो फिर यह क्या है? मेरे आते हैं। इसकी नजरें नीचे झुक गई। सच में? हाँ, मैं जो खेल खेल रहा हूं वो ऐसे नजरें झुकाने के लिए। निराशा से अपना सर हिलाते हुए, जेफ तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर लिया। इस नामर्द ने मेरी चेहरे पर अपनी गंदे हाथ लगाए हैं, तो इसके साथ क्या करना चाहिए? वैसे भूरा, तुम्हें तो पता है क्या करना है। आखिर तुम्हारी लेडी बॉस पर किसी ने हाथ लगाया है, तो तुम यह बर्दाश्त कर सकते हो? भूरा गुरु का मतलब समझकर अपना सर हिला देता है। उन दोनों आदमियों को कुछ इशारा कर देता है, जिससे वह दोनों आदमी एक एक को जमीन पर बैठा बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके गालों पर थप्पड़ मारने लगते हैं। वह थप्पड़ कम उसके गालों को चीर रहे थे अपने नाखूनों से, जिससे एक के गालों के खून के साथ उसे दर्द भी हो रहा था। वह जोर जोर से चीख भी रहा था। उसकी चीखने की आवाज सुनकर गुरु अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बुरा सा मुंह बनाकर, भूरा मेरी चेहरे के कान दर्द हो जाएंगे ये चीख सुनकर। वैसे भी वह बहुत सॉफ्ट है, डर से अपनी आंखें खोल देगी। वैसे मुझे पता है मेरी चेरी ने इन दोनों के साथ खेल खेला है। इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वह इसकी गंदी आवाज सुनती रहेगी। इसकी आवाज पहले बंद करो, कान मेरे भी दर्द करने लगे हैं इसकी गंदी आवाज। कहते हुए गुरु एक गहरी सांस लेकर जेके की तरफ चला जाता है, जैसे कि उसके सच में कान दर्द करने लगे हैं। तभी उसकी नजर दुआ पर चली जाती है, जो इतनी चीखने की आवाज सुनकर भी अपनी आंखें नहीं खुलती। तो वह तरुण को एक नजर देखता है, तो तरुण अपना सर हिलाकर दुआ को चेक करने लगता है। दुआ अब तक बेहोश हो चुकी थी। वही दुआ को बेहोश देकर गुरु अपनी गर्दन को टेढ़ी करके जेके को देखने लगता है अपने ठंडी आंखों से, जो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। गुरु जेके को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जेके जोर जोर से तालियां बजाते हुए, सच में मैंने तुम्हें कम समझ लिया। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। पर जो भी कहो, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही इतना बड़ा शौक जो दिया है मेरे। कहते कहते जेके रुक जाता है, क्योंकि उसके और गुरु के बीच 2 कदम का दूरी था और गुरु उसे बुरी तरह से घूरे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि जेके की आगे की बात अगर उसने कही तो वह अभी के अभी उसे जिंदा जला देगा। वही गुरु एक नज़र दुआ को देखकर फिर जेके को देखकर डरावनी मुस्कुराहट लिए, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी चेरी इतनी काबिले तारीफ है, पर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तब यह काबिल या तारीफ मुझे बहुत गुस्सा दिलाने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है? अश्विन खन्ना, यह नाम याद है या भूल गए हो? अश्विन खन्ना का नाम सुनकर दोनों ट्विन्स ब्रदर गुरु को हैरान से देखने लगते हैं, और दोनों ट्विन्स ब्रदर का चेहरा देखकर वहां खड़े सभी हैरान थे, शिवाय तरुण और भूरा को छोड़कर यहां तक कि जेफ भी हैरान था। वही दोनों के चेहरे को देखकर गुरु जोर जोर से हंसते हुए, तुम्हारे यह चेहरे से पता चल रहा है कि तुम दोनों यह भूले नहीं हो
चलो जाते जाते तुम ही तुम्हारी स्टोरी सुनाकर ही तुम्हें यहाँ से अलविदा कर देता हूँ। अश्विन खुराना 19 के दशक का जाना माना बिजनेसमैन, पर कुछ इलीगल कामों की वजह से उसका बिजनेस बंद हो गया। अब कहते इंसान को एक बार लत लग गई तो वह छूटने में वक्त लगता है, पर अश्विन ने अपनी लत के लिए अपनी बीवी और बहन को लगा दिया काम पर जिस्म के सौदागर में पर इस बेच दिया। अश्विन के 2 बेटे थे जिन पर वह अपना सारा गुस्सा निकाल देता था। एक दिन उन दोनों लड़कों को आया गुस्सा, एक ने अपने हाथों में तलवार उठाई और उसका गला बेरहमी से काट दिया, और जब पुलिस आए तब इसका इल्जाम उसकी बीवी शांभवी पर लगा दिया। मासूम मां ममता के आगे सब कुछ भूल गई और अपने बेटे के लिए यह कर ही सकती है, पर वह दोनों बेटे कहाँ यहाँ तक रुकने वाले थे। अश्विन की बहन संध्या कुछ भी करके अपनी भाभी को इस कैसे आजाद करना चाहती थी, पर तुम दोनों भाइयों का दिमाग एक ही जैसा है। दोनों ने ही संध्या को फांसी लगाकर मार डाला और पुलिस को बता दिया कि उनकी बुआ फांसी से मर गई है। फिर क्या दोनों भाई आजाद अब शुरू हो गई। यहाँ से कहानी दोनों ने ही अपने अपने खेल खेलने शुरू कर दिया। छोटे मोटे गैंग्स के साथ मिलकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में 15 लोगों की जान ले ली है, और उससे जो भी पैसे मिले वो सीधा इटली जाने के लिए लगा दिए। इटली में जाने के बाद एक ऐसी गैंगस के साथ मिले जहां पर हो ऑर्गन सप्लाई का बिजनेस शुरू कर दिया, और उन्हीं ऑर्गन्स के बेचने के धंधे को खुद का धंधा बनाकर एक साइंटिस्ट बन गया। तो दूसरा बिजनेसमैन। लोगों की नज़रों में एक अच्छा साइंटिस्ट बनना था, पर मेरी मासूम चेरी, मैं यह सपना तुम दोनों का कहाँ पूरा करने वाली थी। लोगों की नज़रों में आ गए तो क्या एक जानवर तो पहले से थे और जानवर बन गए, और उस जानवर बनते बनते बच्चों से लेकर बड़ों तक की जान ले ली। फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए एक गहरी सांस लेकर, सच में यार तुम लोगों को मानना पड़ेगा, 1 महीने के बच्चे तक को तुमने नहीं छोड़ा। अपनी एक्सपेरिमेंट कर ले। 1 महीने के बच्चों के साथ तुम क्या करना चाहते थे? क्या उन्हें जानवर में बदलना चाहते थे? तुम्हारा दिमाग खोलकर देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से कीड़े भरे पड़े हैं। पहले तुम्हारे भाई का इलाज करना पड़ेगा। आखिर उसे भी तो कम शौक नहीं है लोगों को जलाकर उनकी अस्थियों का फ्लावर प्लॉट या कुछ न कुछ बनाना पसंद है, तो क्यों ना आज उसी के सामने उसके अपनों का एक फ्लावर वास बनाया जाए। क्या कहते हो तरुण, क्यों सही कहा ना भूरा हम? गुरु के मुंह से अपना पास्ट सुनकर दोनों ट्विन्स ब्रदर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वही जो साइंटिस्ट और वह लड़की भी है सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। सारे हैरानी से सिर्फ और सिर्फ उन ट्विन्स ब्रदर को देख रहे थे, जिनके चेहरे पर अपनी करने की थोड़ी भी शर्म नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर हैरानी दिख रही थी। जे के हैरानी के साथ गुरु को देखकर, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ हमारे बारे में कैसे पता है? हर एक चीज जो किसी को नहीं पता है वह तुम्हें। गुरु जे के किस बात पर अपने ठंड एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें क्या लगा कि गरुड़ा राणा को हराना इतना आसान है? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि गुरु जिसे लोग I.P नाम से जानते हैं, वह इतनी आसानी से तुम्हारे खेल में आ जाएगा? मेरे ड्रग्स को पकड़कर मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स लाकर, यहाँ तक कि मेरी कंपनी को हैक करने इतना आसान है। और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मदद मिली है, यह बात कभी भी भुलाना यह बहुत जरूरी है। आने वाले एपिसोड में आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सी चीज के बारे में गुरु बात कर रहा था। तुम दोनों की वजह से मेरा ट्रक का टेम्पो एक ऐसी जगह पर जाकर रुका जहां पर मेरे कोई भी चीज मुझे वापस मिली, जिनमें कब से ढूंढना चाहता हूं। जाते जाते मेरी मदद करके चले गए, पर इसके बदले तुम्हें गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। चलो आज मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं, जो तुम्हें मौत के बाद भी याद रहेगा। आखिर गुरु को मौत का सौदागर ऐसे ही कहा जाता है। अब देखो यह सौदागर तुम दोनों के साथ क्या क्या करता है। कहते हुए गुरु दुआ के बैठकर साइड वाले चेयर पर अपनी लगाकर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले, अपने दोनों हाथ ऊपर करके अलसाई आवाज में, अब मैं बहुत बोर हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है भूरा। चलो मुझे भी देखना है कि आखिर अस्थियों का फ्लावर पॉट कैसे बनाया जाता है।
उसकी बात को समझकर भूरा उन 3 साइंटिस्ट को रूम के बीच में ला खड़ा कर देता है। रूम बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से बहुत जगह थी वहां पर। वही उन 3 साइंटिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तीनों भी जानवर से कम नहीं थे। उन तीनों ने भी बहुत होगी जान लिए थी, इतनी कि उसे गिना नहीं जा सकता था। वही लाया अब पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि वह इंडियन लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ सकती थी। और अब उसे और भी डर लग रहा था, पर भागने के सारे रास्ते बंद थे, क्योंकि गुरु ने अपने पहले से ही बॉडीगार्ड्स कहां पर रखे हुए थे। वही वह तीनों साइंटिस्ट को जमीन पर बैठाया गया था और बुरी तरह से वहां पर उन तीनों को मारा जा रहा था। वही दूसरी साइड एके को भी मारा जा रहा था। अब उसके गालों से खून बह रहा था, यहां तक कि वह भीख मांग रहा था उनसे छूटने की, पर उसकी सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वही अपने भाई को मार खाते हुए देखकर जेके पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि वह अपनी जान से प्यारे भाई पर इसे कोई भी हाथ उठाते हुए कैसे देख सकता था। जेके गुस्से में चिल्लाते हुए गुरु की तरफ देखकर, गरुड़ा राणा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू बहुत अच्छा खेल खेलता है, पर अगर मेरे भाई की जान यहाँ से चली गई ना, तो याद रख, तेरी यह प्यारी बीवी जिंदा नहीं रह पाएगी, उसे मैं जान से मार दूंगा। गुरु जेके की इस धमकी को सुनकर अपने गर्दन टेढ़ी करके सर्द एक्सप्रेशन लिए, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? मैंने खुद अपनी चेरी को तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि उसे जिंदा जो रखना था। मैंने जब उसके ब्लड रिपोर्ट चेक किए था ना, तभी मुझे पता चला था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जब मैंने उसकी रिपोर्ट इटली भेजी, तब मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चली, और मुझे यह भी पता चला कि तुम्हारे सिवा उसे कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकता है। इसी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास मेरी चेरी को भेजना पड़ा जा। पर तुम्हारे इस पागल भाई ने मेरी चेरी खूब बहुत परेशान किया है, तो इसकी सजा तो गुरु उसे देकर ही रहेगा ना। आखिर उसने उसकी दुआ पर हाथ जो लगाया है। वैसे दर्द हो रहा है, पर दूसरों को तो बहुत अच्छा से दर्द देते हो, तब तुम्हें दर्द नहीं होता है। क्या हुआ, अपने भाई पर आ गए तो पागल हो गए हो? पर यह पागलपन और तुम्हारा यह दर्द कुछ वक्त बाद खत्म होने वाला है। वैसे भी मैं बहुत मासूम है, मैं किसी को ज्यादा देर तक दर्द नहीं देता। कहते हुए गुरु मिस्टीरियस स्माइल लेकर अपनी गर्दन को तरुण की तरफ कर देता है, तो तरुण उसका इशारा समझकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है। देखते देखते वह 3 साइंटिस्ट जलने लगते हैं और उनकी चीखें पूरे रूम में सुनाई देती हैं। और यह मंजर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ट्विन्स ब्रदर की तो हालत खराब हो जाती है, और लाया, वह तो पागल हो चुकी थी। अब मुझसे बहुत डर लग रहा था। लाया गुरु के पैरों के नीचे उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज लीव मी, डोंट किल मी, लुक एज यू से आई विल डू ऑल वर्क, इवन आई एम रेडी टू टेल एवरीथिंग व्हाट दीज 2 ब्रदर्स हैव डन, प्लीज जस्ट डोंट किल मी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, देखो जैसा तुम कहोगे मैं सब काम करूंगी, यहाँ तक कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ कि इन दोनों भाइयों ने क्या किया है। प्लीज बस मुझे मत मारो। कहते हुए लाया गुरु के सामने भीख मांगने लगती है। उसे से देखकर पूरे गहरी सांस लेकर अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके उसे अपने से दूर कर देता है। गुरु अपने रुमाल को निकालकर जहां जहां लाया ने उसे से छुआ है, वह जगह रुमाल से साफ करने लगता है, जैसे उसके ऊपर कोई गंदगी लगी हो, और उसे से करता देखकर लाया ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कोई गंदा है। वही गुरु सामान को जमीन पर है कार अपने चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन लिए, कर्मा इज अ बिच, दिस लाइन सूटेबल फॉर यू। जो औरत अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट के लिए दे सकती है, उस औरत को मैं माफ कर दूं। नो 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 बिच। शायद तुम गुरु के बारे में जानती नहीं हो, जो तुम मुझसे मदद के लिए भीख मांगने आ गई। वैसे भी जो अपने खुद के बच्चे ना हो सके, जो लोगों के बच्चों की जान लेती थी, उस औरत के साथ क्या होना चाहिए? समझ नहीं आ रहा है क्या सच में तुम्हें औरत कहाँ जा सकता है? कहते हुए गुरु उसकी तरफ एक कोल्ड स्माइल पास करता है, जिससे लाया के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि गुरु की आंखों में वो मर्डरर्स ऑरा साफ साफ देख सकते थे।
उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि आखिर गुरु को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। यह बात सोच थी कि वह प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी एक्सपेरिमेंट के लिए उसने दिया था, पर यह प्रेग्नेंट थी। पर वह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि जेके का ही था। वही वह जेके की तरफ देखती है जो गुरु को ही देख रहा था। उसने अपना सर नीचे कर लिया था क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। वही उन तीनों को जलाने के बाद गुरु अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जेके की तरफ बढ़ जाता है। इस समय एके को मारना रोका गया था। वह अब खुली आंखों से सामने का नजारा देख रहा था। वही जेके के पास जाकर गुरु उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर लिटा देता है। जेके कुछ कर पाता उससे पहले ही गुरु उसकी गर्दन के ऊपर अपनी शूज रखकर अपने पैन के पॉकेट से एक सुई जैसी पिन निकालकर उसके गर्दन के बीचों बीच डाल देता है, जिससे जेके के मुंह से खून आने लगता है। पर वह मरता नहीं। गुरु अपना हाथ आगे कर देता है तो भूरा उसके सामने पेट्रोल का कैन आगे कर देता है, जिससे गुरु जेके के ऊपर डाल देता है। इस समय जेके अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। वही एके यह सब देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि गुरु आगे क्या करने वाला है। वह जैसे ही गुरु के हाथों में लाइटर देखा है तो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। पर गुरु सिर्फ उसे एक अजीब तरह से मुस्कुराहट देखकर उसे लाइटर को जेके के ऊपर डाल देता है, जिससे जेके की पूरी बॉडी जलने लगती है। करीब 10 मिनट के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी क्योंकि वह पेट्रोल से पेट्रोल नहीं था, उसमें केमिकल डाला था जो खुद ही बॉडी को जला देता था। अब वहां पर सिर्फ उसकी राख बची थी। वही गुरु एके के पास जाकर उसके सीने पर पैर रखकर मुस्कुराते हुए, तुझे बहुत शौक है ना अस्थियों का फ्लावर प्लॉट बनाने का, तो अपने ही भाई की अस्थियों का फ्लावर वास बनाते हुए देखेगा, वह भी इन्हीं आंखों से। कहते हुए गुरु मुस्कुराने लगता है और वही एक आदमी आकर उन अस्थियों को एक डब्बे में भरकर वहां पर अपनी एक मशीन लाकर उसके ऊपर वो रख कर फ्लावर पॉट बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे एके पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। यह मंजिल बहुत ही भयानक था, यहाँ तक कि तरुण और भूरा और जेफ तीनों के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह तीनों गुरु को देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इस समय उसका चेहरा हद से ज्यादा सर्द हो चुका था। वह सिर्फ अपनी ठंडी आंखों से यह नजारा देख रहा था। वही एके की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके दिमाग में एक लाइन आ जाती है जो उसे किसी ने कहा था, एवरीथिंग यू डू कम्स बैक टू यू, जिसे याद करके वह अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह सामने का नज़ार बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। करीब आधे घंटे बाद वह फ्लावर वास तैयार हो चुका था। वह जैसे ही तैयार होता है, गुरु उसे अपने हाथों में लेकर उसे हल्के एके के साइड में रख कर, यह मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। अगर वक्त रहते तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सही गलत बताया दिया होता तो आज इतने मासूमों की जान नहीं जाती, पर क्या कर सकते हैं। कहते हुए गुरु उस फ्लावर प्लॉट को एके के साइड में रख कर एक नजर लाया को देखकर दुआ की तरफ बढ़ जाता है। वह अपने हाथों को अच्छे से साफ करके दुआ को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी गुरु कुछ सोचकर, जहां तक मुझे पता था यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ढूंढो और उसके बाद पता है क्या करना। कहते हुए गुरु दुआ को अपने साथ ले जाने लगता है। वही उसके पीछे तरुण भी चला जाता है। वही जेफ और भूरा दोनों ही वहां पर जितने भी बच्चे थे उन सभी को निकालने में लग जाते हैं। सारे बच्चों को निकालने के बाद एके और लाया को उसी क्लिनिक में जला देते हैं। पूरा क्लिनिक देखते देखते मिट्टी में बदल जाता है। अब वहां पर कोई नहीं था, अब बची थी सिर्फ उन सभी की जलती हुई चिता। वही करके अंदर तरुण कर ड्राइव कर रहा था और पीछे गुरु दुआ को अपने गोद में बैठा है। उसको बालों को सहलाते हुए उसका चेहरा देख रहा था। इस समय दुआ बेहोशी से जगे नहीं थी। कई दिनों बाद वह अपनी चेहरे को देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक सुकून देख रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस था।
वह अपने दिमाग में क्या सोच रहा है यह पता लगाना नामुमकिन था। वह सिर्फ अपनी गहरी आंखों से दुआ को देख रहा है। वही तरुण कुछ कहने ही वाला था कि तभी गुरु बिना तरुण की तरफ देखकर दुआ को देख रहा था। प्राइवेट विला। तरुण गुरु की बात समझकर कार ले जाता है। करीब 2 घंटे के बाद कार एक बड़े से विला के सामने खड़ी हो जाती है। यह गुरु का प्राइवेट विला था जहां पर गुरु कभी कभार ही आता था। गुरु दुआ को अपनी गोद में उठाए कार के बाहर आ जाता है। तरुण गुरु के बाहर आने के बाद वह वहां से चला जाता है। वही गुरु दुआ को अपनी गोद में उठाए विला के अंदर ले जाता है। इस विला के अंदर बहुत सारे नौकर थे। चाहे यहां पर गुरु ना रहे, पर यह विला हमेशा ही साफ सुथरा रहता था। इस विला के अंदर गुरु की कियादें जुड़ी हुई है, जो आगे खुद ही पता चल जाएगी। वही गुरु जैसे ही विला के अंदर आ जाता है, वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला जाता है। वही वहां खड़े जितने भी मेड थे, वह गुरु के हाथ में दुआ को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार उनकी मैडम जो यहां पर आई थी। हर किसी को पता था कि गुरु की शादी हो गई है, और किसके साथ यह तो न्यूज़ वाले हैं बताने के लिए। वही गुरु दुआ को अपने रूम में ले जाता है। जैसे ही वह दुआ को अपने रूम में ले जाता है, वैसे ही उसके पीछे 2 फीमेल डॉक्टर आकर खड़े हो जाते हैं। गुरु सोफे पर बैठ जाता है और वह दोनों फीमेल डॉक्टर दुआ का चेकअप करने लगते हैं। पर जैसे ही वह फीमेल डॉक्टर दुआ का ब्लड ले रही थी, वैसे ही गुरु ने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा ऊपर की ओर कर लिया था। जब फीमेल डॉक्टर का काम होता है, तो वह दोनों ही अपना सर नीचे झुका दिया। उनमें से एक अपनी शांत आवाज में, सर हमने सारे चेकअप कर लिए हैं और मैम का ब्लड भी ले लिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे यह मेंटली बहुत स्ट्रेस है, तो इन्हें जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिए। कहते हुए वो दोनों डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही गुरु दुआ के तरफ बढ़ जाता है। वह दुआ का मासूम सा चेहरा देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले जाता है। बाथटब में उसे बैठाकर उसे की पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसे अच्छे से फ्रेश करने के बाद उसे अपना टी-शर्ट पहनाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वॉशरूम जाता है, तब उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वह अपने मोबाइल को अपने हाथों में लिए सिगरेट का बॉक्स दूसरा हाथों में लिए वहां से सीधा बालकनी की ओर चला जाता है। जैसे ही गुरु बालकनी में आकर सिगरेट को अपने होठों में दबाकर कॉल अटेंड करता है, तो सामने से भूरा अपनी शांत आवाज में, बॉस बहुत सारे बच्चे मिले हैं जिन्हें हमने हमारे सेफ जोन में रख दिया है, पर कुछ बच्चे हैं जिनकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही है, उनका क्या करना है? गुरु सिगरेट के कश लेते हुए कुछ सोचकर, कल हमारी मेडिकल टीम वहां पर आ जाएगी। जो बच्चे इफेक्टेड है उन्हें बाहर की कंट्री में भेज दिया जाएगा। जितना हो सके उतना उन बच्चों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी चारी उन्हें ठीक करने के लिए खुद को दर्द देने लगेगी। यह मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जितना हो सके उतना ही न्यूज़ को सीक्रेट रखो, और यह बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो ट्विन्स ब्रदर आप इस दुनिया में नहीं है। ऐसी न्यूज़ फैलाओ कि वह ट्विन्स ब्रदर कहीं गायब हो चुके हैं। गुरु की बात को समझकर भूरा अपना सर हिलाकर, यस बॉस कम हो जाएगा, हम कहकर गुरु कॉल कट कर देता है। इस समय उसके चेहरे पर हद से ज्यादा ठंडा बना चुका था। वह गहरी आंखों से सामने देख रहा था और साथ में सिगरेट के कश भी ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेफ जानती को शीला के अंदर आता है, तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वह धीरे धीरे कदमों से उस विला के अंदर आने लगता है। यह वाला लेकर सिर्फ 1 साल हो चुका है। 1 साल में इस विला के अंदर जो हुआ था, उसे याद करके जेफ के चेहरे पर एक दर्द की लकीर आने लगती है। जेफ जैसे हाल में आता है, तो सोनिया उसे अकेले देखकर उसके पास होते हुए, बॉस कहाँ पर है और दुआ वह कहाँ पर है? सब कुछ ठीक तो है ना बॉस? उसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं?
जेफ सोफे पर बैठकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, वो जानवर अब इस दुनिया में नहीं रहा और मासूम परी उसके डेविल के साथ चली गई है। आपसे सब आजाद है, जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जेफ की बातें वहां खड़े हर कोई सुन रहा था। हर किसी के चेहरे पर हैरानी के साथ एक अजब सी खुशी थी। वही सोनिया हैरानी के साथ खुश भी थी। वह जेफ के साइड में आकर बैठकर, जेफ क्या कह रहे हो? क्या यह सच है? मतलब वो अब दुनिया में नहीं है? दुआ गरुड़ा राणा के साथ चली गई। यह सब हुआ कैसे? और इससे आगे सोनिया कुछ कह पाती उससे पहले जेफ उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर, सोनिया शांत हो जाओ। तब तक 1 मिनट उसके लिए पानी का ग्लास लाती है। तो जेफ अपना सर हिलाकर पानी पीने लगता है और सभी की तरफ देखकर, सभी अपना अपना सामान पैक करो और इस विला से जहां जाना है वहां जाओ। कुछ देर बाद यह विला मैं बंद करने वाला हूं और साथ ही साथ इस विला का नामोनिशान भी कुछ ही वक्त में खत्म होने वाला है। जेफ की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। परेशानी से नहीं बल्कि खुशी के। आखिर इतने सालों बाद वह बाहर की दुनिया जो देखेंगे। हर कोई अपना सामान पैक करने के लिए चला जाता है। वही सोनिया सवालों भरी नजरों से जेफ को देखने लगती है। तो जेफ उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसको सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सोनिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सोनिया जेफ के बालों को सहलाते हुए, मतलब गरुड़ा राणा को सब कुछ पता था और वह अपने बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है। मानना पड़ेगा मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि हम अब कहां पर जाएंगे? और तुम्हारी बहन, उसका क्या? जेफ सोनिया के सवाल को सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, उसकी ट्रीटमेंट पहले से ही शुरू हो चुकी है। बस इस शैतान से छुपकर मैंने की थी और वह अब एक अच्छी जगह पर है। उसकी सारी ट्रीटमेंट गरुड़ राणा कर रहा है और जहां तक हमें रहने की बात है तो उसका इंतजाम भी पहले से ही हो चुका है। मैं गरुड़ा राणा के साथ काम करने वाला हूं और इसी के साथ हमारी नई जिंदगी भी वहीं से शुरू होने वाली है। जेफ किस बात को सुनकर सोनिया उसके सीने से लगकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, फाइनली हम यहां से जा रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां से करती आजाद हो पाऊंगी, एक नई जिंदगी जी पाऊंगी। जेफ, मैं चाहती हूं कि हमारी एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छी सी फैमिली जल्दी से जल्दी तुम्हारी बहन भी आ जाए। फिर हम एक छोटी सी फैमिली के साथ पूरी जिंदगी जी लेंगे। मैं चाहती हूं कि हमारा जो कल था वह यहीं पर ही खत्म हो जाए। मैं कभी भी इस विला से जुड़े हुए कड़वी यादों को याद नहीं करना चाहती हूं। दर्द होता है, आज भी यहाँ की चीखें सुनाई देती है। मुझे मेरी मजबूरी पर सवाल उठाती है कि क्यों मैं इतने मजबूर हूं। कहते हुए सोनिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वहीं जेफ उसके बालों को सहलाने लगता है। वही वह खड़े जितने भी नौकर थे, वह सारे अपने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन सभी को लाइन में खड़ा होते हुए देखकर जेफ कुछ सोचते हुए उन सभी को देखकर उन सभी के सामने एक कार्ड को आगे कर देता है और सभी की तरफ देखकर, मुझे पता है तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं तो यही होगा कि इस जगह चले जाओ जहां से तुम लोगों को एक अच्छी इनकम और एक अच्छी जिंदगी भी मिल सकती है। यह सुनकर सभी अपना सर हिलाकर एक एक करके बाहर से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद जेफ एक नज़र पूरे विला को देखकर सोनिया की तरफ देखा है, जिसने अपने हाथों में सिर्फ अपना मोबाइल लिया था, जो कि उसे जेफ ने दिया था। साथ ही साथ कुछ आईडी प्रूफ्स जो उसके जेफ थे, वह अपने साथ एक बैग में लेकर वहां से चली जाती है। इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं लिया था, ना ही उसके दिए हुए कपड़े, नहीं दिए हुए ज्वेलरी, कुछ भी नहीं। वह खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाने वाली थी। वही जेफ अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए सोनिया को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। वही जेफ सोनिया का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जेफ से बाहर आते हैं तो सामने बॉडीगार्ड देखने को मिलते हैं। जेफ सोनिया को देखकर अपना सर हिलाकर सारे बॉडीगार्ड्स को देखता है।
तो सभी अपना सर हिलाकर अंदर की ओर चले जाते हैं। तभी जेफ के सामने एक कार जाती है, वह दोनों ही उस कार में बैठकर चले जाते। वही रात का समय हो चुका था। गुरु के प्राइवेट विला के अंदर मास्टर बेडरूम। दुआ बेड पर वह आराम के साथ सो रही थी। करीब आधे घंटे बाद वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना लगती है। वह 2-3 बार अपने पलकों झपलाने लगती है। उससे पहले पहले तो सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। फिर धीरे धीरे वह अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देती है। उसके सर में हल्का सा दर्द कर रहा था। वह बेड पर बैठ जाते हैं। उसके बैठने के बाद वह चारों तरफ देखने लगती है। फिर उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है, जिससे वह अपने सर को पकड़ लेती है। वो चारों तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर में उदासी भरे चेहरे के साथ, यह कहाँ पर गए? शायद आप इन्हें मुझ पर गुस्सा है, इसी वजह से राणा पैलेस चले गए होंगे। वैसे भी मैं काम ही तो ऐसा किया है, आखिर गुस्सा भी कैसे नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं बताया और खुद ही सब कुछ करने के लिए चली गई, अब गुस्सा तो करेंगे ना। कहते हुए दुआ अपने घुटनों पर अपने हाथों की माला बनाकर उसके ऊपर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद करके हल्का हल्का रोने लगती है। उसे यही लग रहा था कि गुरु उससे नाराज है और उसे यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दुआ ऐसे ही रो रही थी, तभी दरवाज़ा खुल जाता ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दुआ अपने घुटनों में छुपाए हुए चेहरे को धीरे धीरे ऊपर करके अपनी नीली आंखों में मोती जैसे आंसू भरकर सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर गुरु अपने हाथों में खाने की प्लेट और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन लिए रूम में आ रहा था। उसे देखकर दुआ के चेहरे पर एक सुकून और हाल किसी चमक आ गई थी, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक उदासी भी आ गई थी। किसी वजह से वह अपना सर नीचे कर लेती है। वही गुरुद्वार चेहरे को गौर से देख रहा था, उसके हर एक एक्सप्रेशन को वह नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे का सुकून, उसकी आंखों का चमक और फिर उसकी आंखों में उदासी आना, जिसे देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए तो ठंडी हो जाती है, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खाना कॉफी टेबल पर रखकर दुआ की तरफ देखने लगता है, जिसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ है। गुरु बिना कैसे एक्सप्रेशन के साथ दुआ के नजदीक चला जाता है। वह उसके बेहद नजदीक जाता है, जिससे दुआ किसान से मानो अटकने लगती है। तभी वह अपने बालों पर गुरु का हाथ महसूस करती है, जो उसके बालों को सहला रहा था, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी गुरु अपनी शांत आवाज में चेरी, जैसे ही गुरु दुआ का निकनेम लेता है, वैसे ही दुआ बिना देर किए उसके पेट में अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर गुरु एक गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वैसे ही खड़ा हो जाता है। इस समय वह अपने पेट पर दुआ के आंसुओं को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने टी-शर्ट तो पहना हुआ था, पर दुआ की आंसुओं की वजह से वह पूरी तरह से गिला हो चुका था। पर फिर भी गुरु वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा और दुआ के बालों से लेकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है, जिससे दुआ का रोना कुछ देर में सिसकियों में बदल जाता है। दुआ अपने देती हुई नाक को गुरु के टी-शर्ट पर पहुंचते हुए बड़ी मासूम से आवाज में, मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप मुझसे कभी मिले नहीं आओगे, यह तक मुझसे बात भी नहीं करेंगे। आखिर मैंने आपसे इतना बड़ा वाला सच छुपाया, पर आप भी बहुत बुरे हो, आपने भी मुझसे बहुत बड़े से छुपाए। कहते कहते दुआ अपनी नाक को साफ करने लगती है गुरु की टी-शर्ट से। वही गुरु एक गहरी सांस लेता है दुआ के ऐसे करने से। गुरु बिना देर किए दुआ की चीन को पकड़कर ऊपर करके उसकी गहरी नीली आंखों में देता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसे देखकर वह अपने अंगूठे से दुआ के गालों को रब करने लगता है। इस समय गुरु ने एक भी शब्द नहीं बोला था, वह बस बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ दुआ की आंखों में देख रहा था। वही गुरु के बिना कुछ बोलने से दुआ को बहुत डर लग रहा था। वह अपने रोधे हुए गले से, क्या आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? पता मैंने आपको झूठ बोला है, आपसे बातें छुपी है, पर मैं करती भी क्या?
मुझे लगा कि अगर मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बताई तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने प्रॉब्लम कहते कहते दुआ शांत हो जाती है। पर उसके चेहरे पर एक अलग सी घबराहट और आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि गुरु की आंखें इस समय हद से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। गुरु दुआ के चीन को कस के पड़कर उसकी आंखों में देखकर अपनी ठंडी आवाज में, चेरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? उन पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? तुम यह कहना चाहती हो कि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ नीड कंप्लीट करने के लिए है, उसके आगे कुछ भी नहीं? हाँ हम आंसर मी कैंडी, चिल्लाकर यस या नो डॉट। गुरु ऐसे चिल्लाने से दुआ डर से सहम जाती है। वह जल्दी से उसके शर्ट को कस के पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह चेहरा तो नीचे नहीं कर सकती। गुरु ने इतनी कस के उसकी चीन जो पकड़ी थी, वही दुआ कैसे करने से गुरु की आंखें पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। वह दुआ के सर से अपना सर जोड़कर हम अचेरी। दुआ गुरु की आवाज सुनकर पहले तो गहरी सांस लेती है, फिर अपनी आंखें खोलकर बड़ी मासूमियत से, मुझे पता है, पर मुझे डर भी तो लग रहा था कि कहीं मेरी सारा सच आपको पता चला तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद आप कभी भी मुझे देखेंगे नहीं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि वह दोनों भाई कितने साइको हैं। उन्होंने इतना भी नहीं पर मुझ पर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया था, और मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। अगर मम्मा को पता चलता तो वह तो जीते जी मर जाती, और पापा, और गलती से अगर राणा परिवार के सारे फैमिली मेंबर्स को मेरा पेस्ट पता चलता तो शायद से वह कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते या मुझे घर से निकाल देते, और मैं यही नहीं चाहती थी। कहते हुए दुआ की आंखों से आंसू आने लगे थे। यह बात सच थी कि दुआ ने बहुत सारी बातें छुपाई थी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर भी तो था। आखिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुए गए थे, और इस बारे में अगर किसी को भी पता चलता तो उसे पहले एक लाइफ में ले गए होते, और वहां पर उसकी पूरी बॉडी को चेकअप करना पड़ता, और वहां से उन लोगों को कुछ अलग मिला होता तो शायद उसकी जिंदगी नरक से भी पत्थर हो जाती, जो दुआ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने अपनी सच्चाई छुपी हुई थी। वही दुआ की पूरी बात सुनकर गुरु की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह दुआ के आंसुओं को अपने होठों में भरकर उसके गालों को अपने गालों से रब करके उसके कान में अपनी शांत आवाज में, तुम राणा परिवार के साथ कितने साल रही हो चेरी? गुरु का ऐसा अजब सा सवाल सुनकर दुआ गहरी सांस लेकर, 5-6 साल? तो तुम कितना जानती हो राणा परिवार के बारे में? और मुझे तुम कैसे कंपैरिजन कर सकती हो मेरे किसी और के साथ? जिस लड़की को मैं 7 साल तक नहीं भूला हूँ, उसे लड़की को मैं एक्सपेरिमेंट होने की वजह से भूल जाऊंगा, यह तुम कैसे सोच सकती हो चेरी? तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट? दुआ है रानी के साथ। यस, आफ्टर 20 मिनट्स यू विल गेट योर ओन पनिशमेंट।